हाँ जी, तो क्या हाल है? सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। तो मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज फिज़िक्स का अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा और वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको मैं ये बता दूँ कि आप जो भी वीडियोज़ देखते हैं, उस वीडियो से आप जितना बेसिक आप सीखते हैं या जो भी क्वेश्चन्स आप मेरे साथ टैकल करते हैं, हम उनके लिए एमसीक्यू या मॉक टेस्ट के रूप में हम एक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं जो हमारे एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के एप्लीकेशन पर आपको मिलता है। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको जस्ट वो मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना है उस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। जैसे ही आप वीडियो देखें, वीडियो जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, आप तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, बैच में एनरोल करेंगे और उसके बाद आपको साइंस का मॉक टेस्ट मिलेगा। चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट डले हुए हैं, ठीक है? और हर चैप्टर के 2-2 मॉक टेस्ट डले हुए हैं। तो आप ज़रूर से मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए और अपने स्कोर को देखिए कि आपका स्कोर कितना बेहतर आपका हो गया है। तो आपको वहाँ से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और डेफ़िनिटली जो क्वेश्चन्स नहीं होंगे, उन्हें फिर से एनालाइज़ करके आप रीटेस्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए, तो आज हम फिज़िक्स का अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या-क्या हैं? भई सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में इम्पोर्टेंट है चार्ज, ठीक है? उसके बाद हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट, ठीक है? तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है ओह्म्स लॉ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ से बिल्कुल मार्क कर लीजिए कि ओह्म्स लॉ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस, जितना भी स्टडी मटेरियल आपको मिले, आप पूरा कर लीजिए क्योंकि ओह्म्स लॉ 101% आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है अगला टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से आपके न्यूमेरिकल आना बिल्कुल तय है, एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा यहाँ से। ठीक है? इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इसको भी आप बिल्कुल कंप्लीट तैयार करेंगे। ठीक है? हालाँकि मैंने अपने पिछले 3 वीडियोज़ में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को भी कंप्लीट करवाया हुआ है। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, फिर भी अगर आपको ना ही मिलते हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है? वहाँ पर सारे आपको बाय चैप्टर के नेम से जो है ना, सारे के सारे चैप्टर के नेम से आपको मिलेंगे। आप थोड़ा-सा बस थोड़ी-सी रिसर्च कर लो, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेगी ना हाथों में, आपको थोड़ा-सा तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा रिसर्च कर लो। सारी चीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है? बस मॉक टेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद आपका इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? और एक आपका लास्ट टॉपिक इसमें रहता है इलेक्ट्रिसिटी में, जो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये 7 टॉपिक ही आपके पूरे चैप्टर के हैं, जिनसे आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? ये 7 के 7 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, जिस पे मैंने स्टार मार्क किया है, वो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो तो करना ही करना है। ठीक है? तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं वैसे पूरा आपको ये तो नहीं कहूँगा कि फिर दोबारा से चैप्टर रीस्टार्ट करूँगा, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस वाले बैच में। लेकिन इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में भी समझाया हुआ है। पर आपको बिल्कुल ये बात मैं श्योर कर देता हूँ कि आपको समझने में इतनी आसानी आएगी कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया, आंसर लगाया और मैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं आपको उसका बिल्कुल आराम से उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? और एक्स्ट्रा जितनी नॉलेज दे सकता हूँ, वो सारी दूँगा। आप एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे, एक्सपेक्टेड मिलेंगे, तब आप देखना कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को कितना बेहतर किया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से। हमसे पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो इनमें से किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखो, अगर मैं आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बताऊं, तो आप रेजिस्टिविटी के बारे में 2 बातें ध्यान रखो। रेजिस्टिविटी के बारे में पहली बात ध्यान रखो कि रेजिस्टिविटी हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल का नेचर क्या है? मटेरियल एल्यूमीनियम का है, मटेरियल कॉपर का है, मटेरियल आयरन का है, सिल्वर का है, मतलब किस मटेरियल की आप बात कर रहे हो? अगर आप मटेरियल में चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अन्यथा रेजिस्टिविटी नहीं होगी। ठीक है? दूसरी बात, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी हमारी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। केवल इन 2 फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, बाकी किसी पर भी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। फिर चाहे वो शेप हो, साइज हो, एरिया हो, लेंथ हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो। ठीक है? बाकी किसी पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी सिर्फ इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड, टेम्परेचर। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपको मेटेलिक वायर की दी गई है, किस पे डिपेंड है? तो आप यहाँ पर तुरंत इसका आंसर मार्क करेंगे। आप कहेंगे
कि लेंथ पर तो वो करती ही नहीं है, थिकनेस पे नहीं करती, शेप पे नहीं करती, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। आ गया क्या समझ? अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। भाई अगेन यहां पर भी दो बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को होने से रोकना रेजिस्टेंस का काम है। ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं। हम रेजिस्टेंस को या तो सीरीज में लगा सकते हैं या रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा सकते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा होता है? सीरीज में ये होता है कि एक वायर के ऊपर सारे के सारे रेजिस्टेंस आपने लगा दिए। दिस इज द कॉम्बिनेशन सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर आप हर किसी के लिए रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वायर लगा दो, जैसे आपने एक वायर पे ऊपर रेजिस्टेंस लगा दिया, एक वायर पर रेजिस्टेंस नीचे लगा दिया, इस तरह का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्योंकि एक ही वायर पर सारा लोड पड़ता है, इसलिए इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ होता है तो उस केस में सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपका ऑफर होता है। जैसे ही आप सीरीज रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगते ही किस में हो जाता है? मिनिमम में, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस हर एक अलग वायर से कनेक्टेड है। तो वायर पर सारे रेजिस्टेंस का लोड नहीं है, बल्कि वायर पर सिर्फ उस रेजिस्टेंस का लोड पड़ता है जो रेजिस्टेंस उस पर कनेक्टेड है। तो पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जबकि सीरीज में आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर होता है। क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा? 5 रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टेंस 1/5 ओम का। तो सीरीज में जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, जस्ट आपको उसको एल्जेब्रिक सम कर देना है। जस्ट ऐसे ही प्लस कर देना जैसे आप नॉर्मली करते हुए आए हो। वहीं अगर पैरेलल में आपका कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल करके निकलता है। मतलब आप रेसिप्रोकल करो रेजिस्टेंस का, फिर उसका टोटल करो, तब आपको उसका टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। ये पैरेलल में उसका टोटल करने का तरीका है। ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा अगर 5 रेजिस्टेंस है 1/5 ओम के। भाई आपको पता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि ये जितने भी रेजिस्टेंस हमारे सामने हैं, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस एक ही वायर के ऊपर लगे हुए हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर होता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ होता है। ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी आपका 1/5 है और ये भी आपका 1/5 है। केवल 5 रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब ये पांचों के पांचों रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आप कहोगे जस्ट इन्हें ऐसे के ऐसा ही हमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। अगर मैं इन्हें 5 बार प्लस करता हूं तो अब प्लस करना तो मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा, कट करोगे 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 1/5 के 5 रेजिस्टेंस को मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता हूं तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम का आता है। मुझसे वही पूछा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भैया कितना होगा? 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम होगा। क्लियर है? अगले न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो वहां पर हमसे मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस में हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मिनिमम रेजिस्टेंस में हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि इस सवाल में जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा हर एक रेजिस्टेंस 1/5 का है। लेकिन पैरेलल में जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया? पैरेलल में हम जब सम करते हैं तो हमें हर रेजिस्टेंस को उल्टा करना होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका 1/5 का उल्टा करूं तो 1/5 का उल्टा क्या होगा? आप कहोगे 5 ओम। तो मैं यही तो कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/RT वो होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5। भाई 1/5 का उल्टा 5/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो मैंने यहाँ उल्टा कर दिया इसका। ये लो मैंने उल्टा करके सम कर दिया। ठीक है। कितना आएगा? आप कहोगे जी टोटल आएगा 25/1। भाई अब आप क्या करोगे? आपको वैल्यू चाहिए टोटल रेजिस्टेंस की, लेकिन ये वैल्यू है रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस की। ये तो रेसिप्रोकल है टोटल रेजिस्टेंस का। तो फाइनल में हमें इसको क्या करना होगा? दोनों तरफ से उल्टा करना होगा। जैसे ही आप उल्टा कर दोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। दैट इज 25 सॉरी 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 कितना होगा? 25 का उल्टा होगा ना। तो जैसे आप 25/1 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/25 ओम। तो हमारा जो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 1/25 ओम। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या क्वेश्चन आपको समझ आया? मैंने आपसे जैसा बोला वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने बोला कि मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ ही समझाऊंगा और यकीन मानना अगर आपको चीजें समझ आ रही है मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना।
ठीक है, मैं इतनी बार उस पर इसलिए आपको प्रेशर कर रहा हूँ क्योंकि सच बता रहा हूँ आपको, तभी ही तैयारी आपकी कंफर्म होगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो भी कंटेंट मैंने ही प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, एम्बिशन एकेडमी हब को डाउनलोड करो यार। 10th में भी मदद करेंगे, 11th में भी करेंगे। ठीक है, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has an area of cross section कितना होगा? बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उसका A है। ये मेरे पास एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ मुझे L दे रखी है और इसका जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। हमसे कह रहा है एक दूसरा कंडक्टर है, अच्छा रेजिस्टेंस R है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है। एक दूसरा कंडक्टर है, ये नहीं, दूसरा, एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है ना वो इस कंडक्टर से डबल है, यानी कि 2L है। कितनी है? डबल है, 2L है। ठीक है, लेकिन इस कंडक्टर की बात यह है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। उसने कहा इसका भी रेजिस्टेंस R ही है, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा? अब यहां पर आपको ये बात समझनी है, पहली बात तो ये एक कंडक्टर नहीं है, अलग अलग दो कंडक्टर। अगर मैं यहां से बात करूं तो मुझे पता है कि जो मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। सभी ने ड्राइव किया है कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वहां से हम इसी को ड्राइव करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अब हमें एरिया पूछा है, तो एरिया अगर मैं यहां से एरिया निकालूं तो मेरा एरिया यहां से निकल के आएगा रो एल अपॉन आर। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां का भी रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी आपकी ऑब्वियस सी बात है वो तो यही रहेगी रो एल, ठीक है, और अपॉन ए, यही फॉर्मूला पड़ा है। लेकिन यहां पर जो लेंथ है वो लेंथ डबल है, तो एल की जगह क्या आ जाएगा? 2 है। एरिया हमसे पूछा गया है। ठीक है, एरिया हमसे पूछा गया है, तो क्या होगा? अगर मैं एरिया को इधर ले जाऊं तो 2 रो एल अपॉन ए की जगह आर आ जाएगा। ये जो वैल्यू है रो एल अपॉन आर, ये वैल्यू किसकी है? आप कहोगे जी ये तो पुराने वाले एरिया की है, तो इसका मतलब ये नया एरिया है ना, नया एरिया। इसका मतलब जो मेरा नया एरिया होगा वो क्या होगा? वो पुराने वाले एरिया का डबल हो जाएगा, यानी कि पुराने वाले एरिया का डबल होगा। अगर उसके द्वारा लेंथ भी डबल है तो एरिया भी डबल होगा। क्लियर है? तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2A। 2A इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा से समझना, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो इसकी जो मैंने डिटेल वीडियोस बना रखे हैं वहां पर भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है ना। दिक्कत नहीं लेनी है कहीं भी। लो जी, अगला क्वेश्चन। देखने में क्वेश्चन बड़ा लगेगा पर करने में आसान है। आपसे कहा है कि वी ग्राफ हमें गिवन है, 3 सैंपल हमने लिए हुए हैं नाइक्रोम वायर के। नाइक्रोम वायर से जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि नाइक्रोम वायर एक हाई रेजिस्टेंस वायर होती है। इसको हम हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज करते हैं, जैसे हमारी प्रेस, हमारा हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिकल गीजर, इन सब में हम नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस वायर से करंट की मदद से हम हीट जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। इसके 3 सैंपल हैं, R1, R2, R3। फिगर में हमें दिया गया, हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। भाई आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये दुश्मन है किसका? करंट का। बहुत तगड़ा दुश्मन है ये, करंट का बहुत तगड़ा दुश्मन है। रेजिस्टेंस हमेशा करंट के फ्लो को रोकता है। जैसे करंट इधर से अगर फ्लो करना चाहता है तो रेजिस्टेंस यहां पर एक दीवार खड़ी कर देता है ना, यानी कि इसके आगे मुश्किलें खड़ी कर देता है। और ये मुश्किलें अगर करंट पार कर पाया तो वो कंडक्टर अच्छा बन जाता है, और अगर नहीं कर पाया फिर वो बैड कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके सामने एक रुकावट खड़ी कर देता है। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि दो दुश्मन है। एक रेजिस्टेंस, ठीक है, किसका दुश्मन है? करंट का। रेजिस्टेंस करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अगर किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अपने आप बाय डिफॉल्ट समझ जाना करंट कम ही होगा, क्योंकि दोनों एक साथ तो दोस्त तो थोड़ी है, जो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम रहा होगा, और करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा। बात समझ आ रही है? अब अगर मैं यहां पर ये जो करंट है, अब मैं अगर इन सबकी वैल्यू देखूं करंट की, यहां मेरे को वैल्यू मिली इसकी, दिस इज I3, क्योंकि R3 पर है। ये हालांकि ग्राफ आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है, पर मैं इसको इसलिए यहां पर विजिबल कर दे रहा हूं। ये I2 है, ये R2 लिखा हुआ है, और यहां पर ये R1 है जिसका करंट यहां पर I1 है।
अब आप मुझे बस इतना बताओ, सबसे ज्यादा करंट किसका है? सबसे ज्यादा करंट किसका है? आप कहोगे जी सबसे ज्यादा करंट उसका है जो सबसे ऊपर है। आप कहोगे I1 सबसे ज्यादा है, उसके बाद I2 है, और उसके बाद I3। ठीक है, अभी वेट करो, मैं आप मुझे पता है आप कहोगे कि ऑप्शन में I1 I2 I3 तो है नहीं, लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं वो समझना। अगर I1 का करंट ज्यादा है तो मुझे खुद बताओ इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? भाई सबसे ज्यादा करंट अगर I1 है तो R1 सबसे मिनिमम होगा। अभी तो बताया दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस फिर कम है, तो इसका मतलब R1 कम है। I2 जहां पर है R2 वहीं पर ही होगा। I3 अगर सबसे कम है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? R3 का। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये रिलेशन देखूं कि रेजिस्टेंस R3 ज्यादा है तभी उसका करंट सबसे कम है, रेजिस्टेंस R1 सबसे कम है इसलिए उसका करंट सबसे ज्यादा है। तो अगर वो आपसे ये पूछता तब भी आप बता देते, फिलहाल आपसे रेजिस्टेंस का रिलेशन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि R3 जो होगा वो सबसे ग्रेटर होगा, फिर R2 फिर R1। क्लियर है? समझ आ गया? अगले पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ करंट आई थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 100%, एज्यूम कर लो कि टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो बताओ पावर का डिसिपेशन कितना आएगा? हमसे कह रहा है अगर किसी भी रजिस्टर के थ्रू करंट जो है 100% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो बताइए पावर का डिसिपेशन कितना इंक्रीज हो जाएगा? पावर का डिसिपेशन मतलब पावर कंजप्शन, पावर लॉस, ये कितना बढ़ जाएगा? तो आपको वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनोदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, इसके लिए हमें पावर का फॉर्मूला चाहिए। अब पावर का फॉर्मूला जिसमें करंट की भी बात होती हो और रेजिस्टेंस की भी बात हो, क्योंकि दो ही शब्द इस्तेमाल किए गए, तो मैं कहूंगा पावर का वो फॉर्मूला होता है P इजिकल टू आई स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है कि अगर मैं करंट को 100% बढ़ा दूं, भाई 100% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 100% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? अभी हम समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि देखो रेजिस्टेंस में तो उसने कोई चेंज किया ही नहीं है क्योंकि टेम्परेचर अनचेंज है। तो हम क्या मान लेते हैं, मैं आपको उसका आसान तरीका बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से ये कर लो, लेट कर लो कि जो करंट है, इनिशियली करंट 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस को आप 1 ओम मान के चलो, तो आपका पावर कितना निकल के आएगा? आप कहोगे जो मेरा पावर आएगा जी वो 1 वॉट का आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कह रहा है अगर करंट को 100% इंक्रीज कर दूं, इफ आई इंक्रीज्ड बाय 100%, अगर मैं करंट को 100% बढ़ा दूं, इसका मतलब 100% का मतलब है कि पुराना करंट जितना था उतने में ही डबल कर दो। अरे 100% का मतलब क्या होगा? पहली वैल्यू भी तो 100% ही है, ये करंट 1 एम्पियर अपने आप का 100% ही तो है। अब इसमें भी 100% और बढ़ा दो तो 1 एम्पियर से कितना करंट हो जाएगा? आप कहोगे तो नया करंट आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं करना क्योंकि उसने साफ साफ कंडीशन बोली टेम्परेचर चेंज है नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम ही रहा क्योंकि वायर वही है वो। तो रेजिस्टेंस अब भी आप 1 ओम ही मानो। तो आपकी नई पावर कितनी निकल के आएगी? आप कहोगे जो मेरा पी डैश निकल के आएगा वो आ जाएगा आई डैश का स्क्वायर इंटू में आर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू में 1, यानी कि कितना आ गया? 4 वोल्ट आ गया। हमसे पूछ रहा है पावर का कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना पावर डिसिपेशन बढ़ा है। आप देखो पहली पावर 1 वोल्ट थी और दूसरी पावर कितनी है? 4 वोल्ट, तो कितनी इंक्रीज हुई? अगर मैं इसे इंक्रीज निकालना चाहता हूं, इंक्रीज वो भी परसेंटेज में, तो सबसे पहले क्या होगा? बड़े से छोटे को माइनस, 4 से माइनस करोगे 1 को। फिर हम जब भी ये चेक करते हैं कि वो कितना इंक्रीज हुई है, तो हमेशा हम ओरिजिनल वैल्यू पे चेक करते हैं या नहीं करते? ओरिजिनल वैल्यू पावर की क्या है? 1 वॉट, तो डिवाइड बाय 1, और क्योंकि हम इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो कितना आ जाएगा? 300%। तो मेरी जो पावर होगी ना वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 300% इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 300% इंक्रीज हो जाएगी। मेडिकल था, समझ आया आपको? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन देखो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है अगर मटेरियल चेंज हुआ है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है। भैया देखो टेम्परेचर चेंज में भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, मटेरियल चेंज का मतलब है नेचर ऑफ मटेरियल चेंज हो गया तब भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। इन दो फैक्टर पे तो वो डिपेंड ही करती है। शेप ऑफ रेजिस्टेंस पर वो चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप रजिस्टर की कितनी शेप चेंज कर लो, साइज चेंज कर लो, लेंथ चेंज कर लो, एरिया चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, रेजिस्टिविटी पे घंटा फर्क पड़ेगा। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर इसे तो छोड़ ही दो, क्योंकि तीन ऑप्शन तो सेम ही है। एक ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही है कि रेजिस्टेंस की शेप चेंज होने पर भी रेजिस्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं है। देख रहे हो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में क्वेश्चन भी गलत करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है, आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें तीन आपको बल्ब दिए गए हैं ए बी सी, जिनकी रेटिंग आपको गिवन है 40, 60 और 100, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन बल्बों को पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है टू इलेक्ट्रिक सोर्स। तो बताओ इनकी ब्राइटनेस में क्या क्या फर्क पड़ेगा। भैया तीन बल्ब हैं, बल्ब ए, ठीक है, बल्ब बी और बल्ब सी। ये 40 वोल्ट का है, ये 60 वोल्ट का है, और ये जो बल्ब है आपका ये 100 वोल्ट का। क्लियर है। हमसे कह रहा है इनकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा ज्यादा तेज चलेगा, कौन सा कम तेज चलेगा, वो आपसे पूछा गया है। अब आपको इतना तो पता है कि जहां पावर कंजप्शन ज्यादा होगा वहां करंट भी फ्लो ज्यादा करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो आपको इतना तो पता है कि ये जो बल्ब सी है, क्योंकि इसका वोल्टेज, इसका पावर वोल्टेज ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी ब्राइटनेस सी की तो ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। और सबसे कम जो ब्राइटनेस होगी वो किसकी होगी, बल्ब ए की होगी। अब हम अगर ऑप्शन को देखें तो कह रहा था ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी द सेम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर अलग अलग है। ठीक है, ब्राइट भैया आप खुद सोचो, आप मार्केट जाते हो, मार्केट में छोटा बल्ब मिलता है 7 वोल्ट का, फिर 9 वोल्ट का, फिर 15 वोल्ट का, फिर 40 वोल्ट का, 60 वोल्ट का, 100 वोल्ट का। तो वोट मतलब क्या है, वोट का मतलब है पावर कंजप्शन। जितना पावर कंजप्शन होगा उतना फिलामेंट ग्लो करता है तेजी से। ठीक है, उतना करंट कंज्यूम किया जाता है, तो ब्राइटनेस पे फर्क तो पड़ता ही है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, ए की तो सबसे कम है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए, बी की ब्राइटनेस ए से ज्यादा होगी, ये बात बिल्कुल सही है। क्या सी की ब्राइटनेस बी के कम है, सी की ब्राइटनेस बी से कम है क्या, नहीं भाई, बी से ज्यादा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जस्ट आपका एक फैक्ट बेसिस क्वेश्चन था, एक सारा डाटा गिवन था, बस उसी के आधार पर आपको लगाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आप ये समझो आप मार्केट में गए हो, आप ये तीन बल्ब लेकर आए हो, अब आप खुद सोचो जिसका वोट ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ। बाकी आप इस क्वेश्चन को भाई रेजिस्टेंस के आधार पर भी कर सकते थे, है ना, मतलब आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। अगर मैं यहां पर करंट की बात करता तो करंट का कंजप्शन सबसे ज्यादा किधर होता, आप कहते करंट सबसे ज्यादा हमें कहाँ नीड चाहिए होती भाई करंट की, करंट यहां सबसे मैक्सिमम होता, फिर उसके बाद यहां होता, फिर यहां होता। और रेजिस्टेंस में ये जस्ट उल्टा होता, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इसका होता, फिर इसका होता, और फिर इसका होता। ठीक है, तो इतना मैंने आपको वो कंफ्यूज किया ही नहीं, मैंने आपको जस्ट बताया जितना वोल्टेज ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दो रेजिस्टेंस है 2 ohm एंड 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ohm रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड विल बी। कितना हीट डिसिपेट होगा 4 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा 5 सेकंड के अंदर, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए पूरे सर्किट का करंट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मेरा हीट होता है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। भाई मुझे ये तो बता दिया कि मुझे हीटिंग इफेक्ट निकालना है 4 ओम पर, मुझे रेजिस्टेंस पता है, मुझे बता दिया टाइम भी बता दिया 5 सेकंड पर, लेकिन आई जो सर्किट का टोटल करंट है वो तो पता ही नहीं है। और सर्किट का करंट कब पता चलेगा, आपसे कहा गया है दो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है। ठीक है, और इनकी बैटरी पोटेंशियल कितना दे रखा है, पोटेंशियल यहां दे रखा है 6 वोल्ट का। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। आप कहोगे सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस जस्ट ऐसे ही प्लस कर देते हैं, 4 और 2 6 ओम हो जाएगा। पोटेंशियल कितना है, आप कहोगे 6 वोल्ट का है, तो करंट क्या होगा भाई, बाय ओम्स लो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। वी कितना है 6, आर कितना है 6, कट करोगे 1, तो करंट जो है इस पूरे सर्किट में वो 1 एम्पियर का है। अब हमें हीट पूछ रहा है, तो हीट कितना होगा, आप कहोगे 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितने, कौन से रेजिस्टेंस में पूछिए, 4 वाले पर, इनटू में टाइम कितना है 5, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये हमारा जो हीट डिसिपेशन आएगा दैट इज 20
जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 जूल। आंसर क्या हो जाएगा? 20 जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है एक इलेक्ट्रिक केटल है जो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है 1 किलोवाट। पावर गिवन है 1 किलोवाट। ठीक है, हम इसे वोट में बदल सकते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं, तो पावर होगी 1000 वोट। व्हेन इट ऑपरेटेड एट 220 वोल्टेज, यानी कि मुझे वोल्टेज भी गिवन है 220। हमसे पूछ रहा है अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट, यानी कि फ्यूज वायर की रेटिंग क्या होनी चाहिए, करंट आपसे पूछ रहा है। भाई पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर कितनी है? 1000। वोल्टेज कितना है? 220 और इंटू में आई। 0 से 0 काट दोगे, 22 को इसके नीचे लेके जाओगे तो करंट कितना निकल के आएगा? आप कहोगे यहां मेरा करंट निकल जाएगा 100/22। अब क्योंकि ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन ही लगाया हुआ है, ठीक है भाई, अगर अप्रोक्सीमेशन को ध्यान से देखा जाए, आप यहां पर ध्यान से देखो, ऑप्शन में कोई पॉइंट है ही नहीं, डेसिमल लग ही नहीं रहा। अब डेसिमल के बिना तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसको कैसे करेंगे? कट कर लेते हैं भाई। 11 और ऊपर आ गया 50। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? ये आएगा 11 चौक 44, बचा 6। पॉइंट लगा देंगे आप, पॉइंट लगा देंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 11 पंजे 55, यानी कि 4.5 है। और आपको पता है 4.5 को अप्रोक्सीमेट करके मैं क्या बोल सकता हूँ? 5 एम्पियर। तो यहां पर जो फ्यूज की रेटिंग होगी ना, वो 5 एम्पियर की लगी हुई होगी। कितनी की होगी? 5 एम्पियर की यहां पर उसकी रेटिंग होगी। क्वेश्चन समझ आया आपको? अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल पूछा है आपसे, पूछा है पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, आप धड़ल्ले से बोलेंगे वॉट। पर भाई वॉट तो ऑप्शन में है ही नहीं, एक जगह मिल रहा है वोट सेकंड। आप सोचोगे अच्छा अच्छा हो सकता है वोट सेकंड आंसर है, नहीं भाई, हमेशा अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट रहा करो। वॉट सेकंड पावर की ऐसा यूनिट होती ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसकी ऐसा यूनिट ढूंढ रहे हो तो आपको ये पता है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, जानते हो इस वाली बात को। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। अगर वोट नहीं दे रखा तो इसकी दूसरी ऐसा यूनिट फॉर्मूले से तो दी जा सकती है, जूल पर सेकंड। तो ये रहा, कहां पर है देखो। अब उसने गलती क्या करी है ना, जूल सेकंड लिख दिया, जूल सेकंड नहीं होगा, दिस इज जूल पर सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्लियर है? लेकिन नहीं, उसने यहां भी एक चीज और कर रखी है, उसने इसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकंड से भी नहीं दी। पावर का एक फॉर्मूला और पढ़ा है हमने अभी, V इंटू आई, पढ़ा है ना। V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, जो कि वोल्ट में नापा जाता है। I का मतलब होता है करंट, जो कि एम्पियर में नापा जाता है। अब समझ गए पावर की एसआई यूनिट कहां से दे रखी है? वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, तो जैसा कंफ्यूजन मेरे को हुआ है ना, तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन को बहुत ध्यान से चेक कर लेना भाई। जूल सेकंड आपकी ऐसा यूनिट नहीं होगी, जूल पर सेकंड तो हो जाती, पर जूल सेकंड पावर की ऐसा यूनिट नहीं है। वॉट सेकंड बिल्कुल पावर की ऐसा यूनिट नहीं होती। किलोवाट आवर जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट। वोल्ट एम्पियर ही पावर की ऐसा यूनिट होगी यहां पर। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है वर्क कितना होगा अगर 14 जूल वर्क ऑफ 14 जूल, 14 जूल वर्क किया जाता है एक 2 कूलम के चार्ज को दो पॉइंटों के बीच में मूव करवाने के लिए, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क कितना दे रखा है? 14, चार्ज कितना है? 2, कट करो, पोटेंशियल कितना आ गया? 7 वोल्ट। यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना आसान ये क्वेश्चन है। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 7 वोल्ट इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहां से कहां पर? हमेशा याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। कभी भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में पास करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से करता है, उसको हम लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भागता है, ठीक है। इसलिए जब आप स्विच ऑन करते हो तभी इलेक्ट्रॉन आपका एक ओरिएंटेड डायरेक्शन में आ जाता है। अगर आप स्विच ऑफ रखोगे, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करता रहता है। लेकिन स्विच ऑफ पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा? क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करता है।
और रैंडम मोशन में होने की वजह से उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वही जीरो हो जाती है। इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती जब स्विच ऑफ होता है। लेकिन स्विच ऑन करते ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है। और यहाँ पर चार्जेस का जैसे ही आदान प्रदान चालू होता है तुरंत सर्किट में एक फिनोमिना बनने लगता है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से ना पाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी भी सर्किट में करंट हमारा पास होना चाहता है तो कौन उसमें रुकावट पैदा करता है। दिस हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। अब आप खुद बताओ करंट के रास्ते में कौन रुकावट पैदा करेगा। अभी तो बताया करंट का एक ही दुश्मन है और वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, करंट का एक ही दुश्मन है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस इंडक्टेंस दोनों आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ आपको रखना है कि रेजिस्टेंस आपका जो है वो हिंड्रेंस पैदा करता है जब किसी भी सर्किट में करंट पास करता है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अभी तो मैंने बताया था कि किसी भी डिवाइस का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो अच्छा माना जाता है अगर वो नाइक्रोम वायर का बना हुआ, क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है। ऐसा नहीं है बाकी वायर से नहीं बनेगा, आप एल्युमिनियम का भी बना सकते हो हीटिंग एलिमेंट कॉपर का भी बना सकते हो, लेकिन बेस्ट किसका है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम के बाद आपका कॉपर का अच्छा है, कॉपर के बाद फिर एल्यूमिनियम का अच्छा है। ठीक है, तो इसमें अगला आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स का क्या होता है। भाई याद रखना, इंसुलेटर को हम कहते हैं कि इंसुलेटर जिसमें करंट पास हो ही नहीं रहा, और अगर करंट पास हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की कोई सीमा ही नहीं होगी। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लिमिटेड होगा तो एक स्टेट तो ऐसी आएगी जहां पर जाकर करंट आपका सर्किट से पास होगा ही होगा। भाई मैं क्या आपसे क्या कह रहा हूं, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी चीज ने किसी चीज को रोका हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि रोकने वाली चीज आज से लेकर 10 साल तक रोक सकती है, तो 10 साल के बाद जैसी 11वां साल लगेगा वो 11वीं साल में एंटर तो कर जाएगी ना फिर अंदर। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस की अगर लिमिट ही ना हो तब वो इंसुलेटर इंसुलेटर रह सकता है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली हाई, यानी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना रेजिस्टेंस है, खत्म ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा। मतलब इतना रेजिस्टेंस हमेशा पैदा रहेगा जो करंट को जाने ही नहीं देगा। तो इसलिए इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर। अगला आ रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दें और रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो करंट कितना हो जाएगा। अगेन फॉर्मूला जानते हो, पोटेंशियल का शब्द का इस्तेमाल है, रेजिस्टेंस और करंट, इन तीनों का रिलेशन है V इजिकल टू आई आर। ठीक है, हमसे कह रहा है पोटेंशियल कांस्टेंट कर दो, कर दिया जी। करंट को आधा कर दो, कर दिया। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस को आधा कर दो, क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस को आधा कर दो, तो बताओ करंट क्या होगा। आप कहोगे जी अगर मैं यहां से करंट निकालना चाहता हूं तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, ये हो जाएगा 2V/R, दिस इज द आई, ये नया करंट है आई डैश। अगर ऊपर से ओरिजिनल करंट निकाला जाए, ओरिजिनल करंट क्या होगा, V/R। आप इस V/R को क्या कह सकते हो, आप इस V/R को पुराना करंट कह सकते हो या नहीं कह सकते। तो अगर मैं किसी का रेजिस्टेंस हाफ कर रहा हूं तो करंट बढ़ता है या घटता है, ये बात तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ता ही बढ़ता है। अब रेजिस्टेंस कितना कम हुआ, हाफ, तो करंट कितना बढ़ गया, 2 गुना। तो यानी कि नया करंट कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम क्या है। याद रखना यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, एमीटर भी और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर is a sensitive device which is used to measure electric current, but ammeter is also a device which is used to also measure electric current। दोनों में अंतर क्या है, एमीटर जो है वो मिली एम्पियर को मेजर करती है, जबकि गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर को मेजर करता है, यानी कि ये हर छोटे से छोटे करंट को मेजर कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है तो यहां कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है। फिलहाल आप इसका ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, एमीटर मार्क करेंगे, लेकिन इसके दोनों ऑप्शन लगाए जा सकते हैं क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, एमीटर भी गैल्वेनोमीटर। बात करें वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर, ये वोल्टेज को मेजर करते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है,
अगला है इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? पावर के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। पावर का पहला फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर का दूसरा फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट, पावर का तीसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, और पावर का चौथा फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप खुद देखोगे यहां पर पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रही है। एक तो आपको टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है और एक आपको रेजिस्टेंस की। तो ऑप्शन में टाइम तो है नहीं, रेजिस्टेंस ही दे रखा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी की पावर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट कम होगा, करंट उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी। देखो आपने कितना क्विक आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। When a current I flow through a resistance R for time t, then the electrical energy spent is by। आपसे कह रहा है अगर किसी भी सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है I और t समय के लिए कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी? याद रखना, हालांकि ये हीटिंग इफेक्ट होता है जो कि आई स्क्वायर आर टी होता है, पर अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हीटिंग इफेक्ट पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो एनर्जी भी क्या हो सकती है? आई स्क्वायर आर टी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द राइट आंसर। तो आप मुझे खुद बताओ, अब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए? ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चंस क्यों करवाए? जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस चाहते हो कि सिर्फ अब आप चाहते हो कि भाई मैं तो इन्हीं क्वेश्चन में सीमित हूँ, मतलब भगवान चाहे तो इसमें से आ जाए, ना आए तो कोई बात नहीं, मैं तुक्का लगाइएगा, तो भाई ऐसा तो होता नहीं। क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन है ही नहीं। ठीक है, और ये फिजिक्स है, फिजिक्स में क्वेश्चंस तो बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आपको एम्बिशन एकेडमी हापू के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। देन आप ये मानना कि अब आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका लाइट। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।